योजना, लेकिन यह भीषण गर्मी को देखते हुए उस डैम से एक बूंद पानी देवघर शहर और किसानों को नहीं मिल रहा। महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो है वो पानी देवघर शहर और किसानों को दिया जाए। महोदय, धन्यवाद। एक मिनट, वो आपके पीछे बोलिए। शत्रुघ्न जी। अध्यक्ष महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय सरकार और सदन के मैं करना चाह रहा हूं। कतराल धनबाद निवासी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकार की हत्या मोहाली में उनके पड़ोसी मोती सिंह द्वारा दिनांक 11/3/25 को कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ पता चल रहा है कि हत्या जानबूझकर की गई है, लेकिन मोती सिंह पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर इन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, इस विषय को संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से बात करके मोती सिंह पर हत्या का मामला दर्ज कर परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य भी बाबू कुछ बोल रहे, जल्दी बोलिए। ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे रांची विधानसभा क्षेत्र में सिरम टोली में सरना धर्मस्थल है अध्यक्ष महोदय, और वहां पर वहां के लोग आंदोलनरत है अध्यक्ष महोदय। चूंकि वहां पर उसके बारे में हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी रखा था अध्यक्ष महोदय, और हमारे माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी वहां गए थे, मैं भी गया था अध्यक्ष महोदय। तो कल उसका एक जुलूस निकला था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया, अन्य मंत्रियों का किया गया, मैं विधायक हूं रांची का तो मेरा भी किया गया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सिर्फ आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि वहां का जो मामला है उसका पटाक्षेप कर दिया जाए, वहां समाधान कर दिया जाए, ताकि जो आंदोलनरत है वो खुशी खुशी अपना पर्व सरहू को मना सके। क्योंकि सरहू के दिन अध्यक्ष महोदय हजारों हजार की संख्या में झांकी के साथ, सरना झंडा के साथ वहां जाते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं अध्यक्ष महोदय। जिस अभी जो उसका रैंप बना है उसके कारण उनको दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि बैठे हुए हैं तो इसका समाधान कर दे, यही मेरा आग्रह करना है। प्रदीप जी बोलिएगा इसी में। एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक सीपी सिंह साहब ने जो विषय रखा है, ये विषय कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमारे तक आया हुआ है और हमने उनको आश्वस्त किया है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरल बनेगा और बढ़िया से बनेगा। चलिए प्रदीप जी, अभी और नहीं आप ध्यान रखो, इसके बाद अभी अध्यक्ष महोदय हो गया। चलिए, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2014 से 2018 तक इसी राज्य में सरकार जो थी उन्होंने अडानी को तरह तरह से लाभ देने का प्रयास किया। वहां के रैयतों की जमीन को कैसे सस्ते दर पर दिया जाए, वो प्रश्न मैंने लाया है। एसपीटी का घोर उल्लंघन हुआ, उसके संदर्भ में हमने इस प्रश्न को लाया है। फिर जो राज्य की एनर्जी पॉलिसी 2012 था उसका घनघोर उल्लंघन हुआ, उस संदर्भ में हमने इस प्रश्न को लाया अध्यक्ष महोदय। और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन राज्य सरकार के अनुशंसा पर भारत सरकार ने अरबों रुपया का मुनाफा दिया अडानी को, उस संदर्भ में लाया। और जो उन्होंने पर्यावरणीय क्लियरेंस में जो वहां के स्थानीय लोगों से वादे किए, जो एग्रीमेंट किया, आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, उस संदर्भ में इस प्रश्न को लाकर हमने सरकार से आग्रह करने का प्रयास किया कि सरकार इसकी समीक्षा करे। क्योंकि कांग्रेस गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने अपने 2019 की घोषणा पत्र में भी से डाला है कि नहीं हम इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो मेरे प्रश्न है, इनके उत्तर मेरे सामने है। इस संदर्भ में जो चारों महत्वपूर्ण विषय था
उसके उत्तर मेरे हाथ में, उस संदर्भ में माननीय प्रश्नों को रखना चाहता माननीय हूं। सदस्य, इसमें जो प्रश्न करता है वो हमको लगता है सदन में उपस्थित भी नहीं है, तो इसको स्थगित कर दें। आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि एक दिन और स्थगित हुआ था, हम भी समझ रहे हैं, और उनकी थोड़ी तबीयत आपका सुस्त राय है। लेना, आपका राय लेना हम मुनासिब समझते हैं कि माननीय प्रश्न करता ही नहीं है, तो उनके मन में भी इस विषय पर कुछ कुछ होगा जो कि सदन के अंदर में आ नहीं पाएगा, तो हम उनकी तबीयत थोड़ी सुस्त है, सुस्त है, तो हम स्थगित करते हैं। ठीक है। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है। मैंने मांग किया था कि अंगीकृत बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पांचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग यही था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अड़ का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा। और इस पे मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक बर्तनी में सुधार करना है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इनका जो उत्तर आया उसमें कहना था कि इससे पहले आपत्ति नहीं हुई थी, तो मेरा मानना यह भी है और मेरा तर्क यह है कि मान के चलिए आखिर हम लोग काफी कम समय, मैंने काफी समय लगा हमें विषयों को जानने में, प्रक्रियाओं को जानने में, कानूनों को जानने में, तो निसंदेह आपत्ति नहीं हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है चूंकि झारखंड का निर्माण ही भाषा और भाषा के आधार पर किया गया है, और अभी उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको देख सकते हैं, उड़ीसा से ओडिशा आर का प्रयोग होता था अध्यक्ष महोदय, वहां उड़ीसा को डी का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि वो क्या होती है, उसकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। ठीक उसी प्रकार कुड़माली में अभी कुड़माली र उच्चारण होता है बर्तनी में, जबकि वह मूल रूप से परंपराओं की मान्यताओं की बात करें तो अड़ होना चाहिए। और अंग्रेजी दस्तावेज में आप तमाम देखिएगा, जो पीपल ऑफ इंडिया में बिहार चैप्टर को देखें, उड़ीसा के चैप्टर को देखें, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसमें आर के नीचे उन्होंने हार्ड डॉट का प्रयोग किया या फिर ऊपर में कैप का प्रयोग किया। इसका मतलब चूंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे त, थ, द, ध, इनका उनका शब्दावली में नहीं था, तो उस लिहाज से उन्होंने अड़ के लिए उनके पास कोई विशेष वर्ड अंग्रेजी में नहीं था, इसीलिए उन्होंने र का प्रचलन होना माने धीरे धीरे होता चला गया। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि र के स्थान पे अड़ किया जाए, क्योंकि कुड़माली साहित्य की बात करें तो अड़ का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे काड़ा, माड़ा, भेड़ा, पीड़ा, डाड़ा, गौड़, मोड़, ये उच्चारण केवल कुड़माली साहित्य में ही संभव है। अभी अगर इसका आप चाहें तो एक सर्वे भी कर सकते हैं जहां कुड़माली लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे मान के चलिए जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां यूपी बिहार के लोग आके बसे हैं, आप चाहे तो एक बार सर्वे कर लीजिए कि उनमें वो अगर उच्चारण भी करेंगे ना तो वो काड़ा कहेंगे, भेड़ा कहेंगे, भेड़ा नहीं बोल पाएंगे। तो कोई जो भाषा साहित्य होता है ना अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अड़ इसको किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। अन्य जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में, लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुड़मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, क्योंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये चूंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है, और इसको हम लोग इसका एक आकलन कराकर, अगर ऐसी इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। चल माननीय सदस्य झीगा सुसारण हो गया आपका। झीगा सुसारण हो अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब प्राप्त हुआ है, जो कि 25-26 से पाठ पठन का क्रम शुरू हो जाएगी। इस तरह का सवाल AICTE का अप्रूवल होने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बन के कंप्लीट हो गया है, जो कि हम 2022 से सवाल को खड़ा कर रहे हैं, और 2022-23 से भी हमें यही सवाल का जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय से यही कहना चाहते हैं और थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, चूंकि गुमला जिला सिसई विधानसभा में
पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बन के कंप्लीट है, अनुमंडल भी है, और वहां मेरा कहना है कि वहां गांव के लोग, किसान, गरीब, चाहे वहां का मजदूर का बेटा बेटी लोग भी वहां, गांव अनुमंडल है वहां का, अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगा, सवाल का जवाब आया। लेकिन एक ही चीज हम मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं, जो कि हमको 22 में भी यही सवाल प्राप्त हुआ, 23 में भी, हम 25-26 को मतलब शुरू हो जाएगा, तो अप्रूवल मिलने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय थोड़ा हमको संतुष्ट करे, बताने का कोशिश करे सदन में कि कब से, थोड़ा हम अनुमान हम जानना चाहेंगे कि 25 हो, 26 हो, जिस महीना में मतलब कब तक इसका आरंभ होगी, पढ़ाई शुरू होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट जवाब विभाग की तरफ से दिया गया है, और चूंकि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पठन पाठन या सुचारू क्रियान्वयन के लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। राज्य सरकार ने प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। एआईसीटीई के अप्रूवल का प्रभार भी इसी प्रभारी प्राचार्य को दिया गया है। तो जिस दिन हम लोगों को एआईसीटीई का अप्रूवल मिल जाएगा हम लोग तुरंत इसको करेंगे। अगर इस शैक्षणिक सत्र से पूर्व प्राप्त हो जाता है तो आगामी शैक्षणिक सत्र में करेंगे। यदि ये समयावधि पार होकर बीच में चली जाती है तो निश्चित रूप से हम जुलाई अगस्त में नहीं कर सकते, हमको फिर अगले शैक्षणिक सत्र में करना होगा। तो मैं माननीय सदस्य से यही आग्रह करूंगा कि एआईसीटीई का अप्रूवल प्राप्त होने के उपरांत पत्राचार तो करते हैं, तो जो पत्राचार करते हैं उनको बोलिए, पत्राचार करके दिला देगा। जब आपका प्रिंसिपल भी अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया जी। प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति भी इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए की गई है जी जी। और प्रभारी प्राचार्य को अधिकृत किया गया है कि एआईसीटीई से पत्राचार करते हुए यथाशीघ्र वो अनुमोदन प्राप्त कर लें। और मैं तो आपके माध्यम से सदन को भी और माननीय सदस्य को आश्वस्त कर रहा हूं कि जिस शैक्षणिक सत्र से पहले हमको मिल जाएगा, अगर ये आने वाले शैक्षणिक सत्र से पूर्व मिल जाएगा तो 25-26 के शैक्षणिक सत्र में हम लोग वहां पठन पाठन शुरू करेंगे। यदि किसी कारण, चूंकि भारत सरकार की संस्था है, हमारा बहुत दायित्व, बहुत दबाव नहीं है, उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरा करने के बाद जिस दिन हमको मिलेगा हम उसके अगले शैक्षणिक सत्र में निश्चित रूप से इसको चालू करा देंगे। चलिए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मंत्री महोदय। काफी हमको लगता है कि अच्छा सोच है और हम शिक्षा माध्यम को अच्छा करेंगे, उम्मीद है। लेकिन लास्ट में हम यही कहेंगे कि थोड़ा इसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम जैसे मिले तैसे, तुरंत तो अब नहीं हो पाएगा, जवाब हमको नहीं मिला, हम चाह रहे थे, हम चाहते हैं कि जल्दी इसमें हो जाएगा, अच्छा रहेगा। हम इतना ही कहा के धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री, माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय होरो जी के सवाल पर मैं सदन में एक सुझाव रखना चाहता हूं। निश्चित रूप से राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है, केंद्र में हमारे विपक्ष में बैठे लोगों की सरकार है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी बहुत जवाबदेही है। हम चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बने। राज्य सरकार अपनी तरफ से लगातार इस विषय पर काम कर रही है कि भारत सरकार मान्यता दे और हम लोग अपने कॉलेजेस को शुरू करें। इसमें विलंब आ रही है। मैं विभाग से कहूंगा और मंत्री जी से भी कहूंगा कि जो पत्राचार और विषय भारत सरकार से किया गया है वो हमारे विपक्ष को उपलब्ध कराएं। वो भी अपने यहाँ सांसद और सरकार से बोल करके उस संस्था को शुरुआत कराने का पहल करें। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्वस्थ परंपरा होगा राज्य के लिए और ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। एक मिनट नेता, आपसे उचित होगा। अध्यक्ष महोदय, सदन में नेता ही बोल रहा है, बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष की ओर कहा और भारत सरकार की ओर। मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से पता है एआईसीटीई एक स्वतंत्र एजेंसी है और जिस प्रकार से अभी विधायक जी प्रश्न कर रहे थे 22 से आपका चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि आपने वहां कुछ प्रयास किया है। अगर प्रयास किया होती सरकार
तो अब तक परमिशन मिल गया होता जब बिल्डिंग बन कर तैयार, वही नहीं पूरे राज्य में इस प्रकार की पॉलिटेक्निक बिल्डिंग बन करके तैयार है। और अभी भी जो मंत्री जी उत्तर दे रहे थे उसमें क्या एक प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त किया गया है। ऐसे तो बाकी भी उच्च शिक्षा के जितने भी कॉलेज है वहां भी कितने प्रभारी प्राचार्य से ही काम चल रहा है, प्रोफेसर भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री जी आप सीरियसली प्रयास करिए और जहां कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार की टाल देना या कह देना कि नहीं साहब केंद्र में सरकार है बीजेपी की इसलिए हमें साथ नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। चलिए साथ में सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही के वक्तव्य को हमने सुना। राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, हम पठन पाठन शुरू करना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति इस दिशा में बढ़ा हुआ एक सकारात्मक कदम है। रह गया सवाल, एआईसीटी स्वतंत्र संस्था है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा। भारत सरकार की यूजीसी भी एक स्वतंत्र संस्था है। राज्य सरकार 1700 करोड़ रुपया उच्च शिक्षा पर खर्च करती है और स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा से संबंधित किसी भी विषय पर राज्य सरकार की नीतियों और राज्य के स्थानीय लोगों की भावनाओं के विरुद्ध ही यूजीसी का मसला आता है। तो मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने बड़ा दिल जरूर दिखाया है। मैं तमाम तथ्यों के साथ अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जब प्रावधान है उसके बाद वो जमीन का यूज नहीं हुआ, उसके बाद लगातार रैयत उसमें आज भी खेती कर रहे हैं, इतना तक कि आज बहुत से लोगों का ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। इसके बावजूद पुनः उसको जबरदस्ती बिना नियमावली के जबरदस्ती फिर से उसमें काम करने का ही किया जा रहा है। इसी से संबंधित सवाल था कि उन लोगों को अधिकार दिया जाए, उन लोगों को पेमेंट दिया जाए, लेकिन इसमें सीधे कहा गया कि ट्रेजरी में, और उस समय महोदय 1 रुपया 2 रुपया जमा किया गया, एक भी रैयत पेमेंट नहीं उठाया है। तो आप बताइए कि आज रैयत अधिकार की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है कि हम 2013 अधिनियम का और अपना जो घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि विस्थापितों को अधिकार दिया जाएगा, तो एक भी जवाब स्पष्ट नहीं है। साथ ही और भी बादम, गोदनपुरा, कोतरे, बसतपुर, पंचमो, जहां अभी भी आंदोलनरत लोग हैं, हजारों लोग आज सैकड़ों दिन से सरकार वार्ता तक नहीं कर रही, एक भी बात। और उसमें भी कहा गया कि रैयतों को पूरी तरह से नियमावली के तहत अधिकार दिया जा रहा है। तो हम सदन से चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें और विस्थापितों को जो हक है आप दिलाने का काम करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विभाग की तरफ से जवाब दी गई है, उसमें तो स्पष्ट जवाब दिया हुआ है। हम लोग प्रत्येक गांव का जहां जहां सीसीएल के द्वारा अधिग्रहण की गई, बलकुदरा ग्राम है, जयनगर मौजा है, मौजा गेंगदा है, मौजा रसदा है, तो उसमें स्पष्ट हम लोग लिख दिए कि कितने कितने लोगों को क्या क्या प्रभावित हुआ और उसका पैसा कोषागार में और कहाँ कहाँ जमा किया गया है, तो स्पष्ट हम लोग ने। और ये भी इसमें स्पष्ट हम लोग कर दिए हैं कि 6/3/2025 को ग्रामवार रैयतों तथा पीबीयूएनएल प्रबंधन को उपायुक्त रामगढ़ की अध्यक्षता में उनके पक्ष एवं राय लेकर समस्या समाधान की कार्रवाई की जा रही है। तो स्पेसिफिक रूप से जहां प्रभावित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, किसी के साथ यदि उनको पैसा मुआवजा या कहीं भी किसी तरह का जो लाभ दे है नहीं मिला है, तो स्पेसिफिक रूप से लिखित रूप से या शिकायत करें या उपायुक्त के माध्यम से, तो उस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे हम लोग। मान्य सदस्य संतुष्ट है। आज भी बता दे रहे हैं, हजारों लोग बादम, गोदलपुरा, कोतरे, बसतपुर, पंचमो में, मतलब आज 100 दिन होने चला, वहां वार्ता तक सरकार की तरफ से पहल नहीं किया गया। एक भी सरकार के द्वारा जो नियम बनाएगा उसी को लागू नहीं हो रहा है। महोदय, हम सिर्फ चाहते हैं उन लोग से वार्ता करके जो सरकार नियमावली बनाए वो तो अधिकार उनको दे दे। आप हस्ताक्षरी हैं, बोलिए। सवाल ये है
कि आज हमारे खनिज निकलना वरदान है या अभिशाप। ये अभिशाप हो गया महोदय। एनटीपीसी जब से आई है उससे पहले जो भी सीसीएल जमीन अधिग्रहण करती थी और जो भी नियम था, जितनी भी जमीन थी, प्रत्येक गांव में गरमजरुआ जमीन का किसी का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। गरमजरुआ खास जमीन जिसका रिटर्न दे दिया गया महोदय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको रैयती मान्यता मिल गया, लेकिन उसे भी पेमेंट आज नहीं दिया जा रहा है। किसी को 1 लाख रुपये एकड़, किसी को 1.5 लाख रुपये एकड़ दे के कंपनी के जितने भी पदाधिकारी डरा धमका के पोजीशन ले रहे महोदय। जरूरत है आज झारखंड का न्यूनतम एक्विजिशन पॉलिसी लाने का, जो दूसरे स्टेट में भी है। खास करके हरियाणा में हम आज से 10-15 साल पहले का देख रहे थे, 58 लाख रुपए प्रति एकड़ था। तो हम झारखंडी खुद गरीब हो रहे हैं महोदय, हमको कोई गरीब नहीं कर रहा है, चाहे सीएम कोई बने, गरीब हम लोग खुद हो रहे हैं। हम लोग खुद अपना कोई पॉलिसी नहीं ला पा रहे महोदय, जिसके चलते आज ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज पूरे झारखंड में जरूरत है एक एक्विजिशन पॉलिसी जो होगा, न्यूनतम रेट होना चाहिए। आज भी 100 रुपये डिसमिल, 500 रुपये डिसमिल जमीन लिया जा रहा है महोदय। कितना दर्दनाक बात है। जो आज हमारे गरीब आदिवासी का बात करते हैं, वो गरीब आदिवासी अपना जमीन का रसीद नहीं कटा पा रहे, बिना कागज करा रहे हैं महोदय। अभी बादम गांव का ही बात है, 40 परिवार ऐसे हैं, हम मिल के आए हैं, जहां उनके पास कोई कागज कुछ नहीं है, लेकिन पुष्ट दर पुष्ट रह रहे हैं। क्या उनको मुआवजा नहीं मिलेगा महोदय? एडवर्स पोजीशन में भी महोदय, 2 मिनट और भी बहुत सारी कुछ बातें थी महोदय। क्यों नहीं हम लोग एक कमेटी बना दिया जाए रिटायर्ड जज का, जो तुरंत निष्पादन करे महोदय। हर चीज छोड़ा जा रहा है महोदय, पूर्व के भांति क्यों नहीं हो रहा है? इसको करने की बहुत जरूरत है महोदय। लोग उजड़ रहे हैं, वरदान होना चाहिए। खुश होता है कि हमारे यहाँ कोयला निकला, लेकिन माननीय मंत्री जी का उत्तर जान। हाँ जी, निर्मल जी आप भी बोल लीजिए, एक साथ उत्तर दिलाते हैं। अभी माननीय रोशन जी के द्वारा, और खुद हम कोयला क्षेत्र से आते हैं और खदान के बगल में ही मेरा घर है, और मेरा इसमें सीसीएल का भी दिया गया। अभी मंत्री महोदय जी जवाब दे रहे थे। मेरा खुद अपना 24 एकड़ रैयती जमीन गया, जिसमें पीओ ऑफिस बना हुआ है। अभी खदान तत्काल में चल रहा है, आउटसोर्सिंग भी चल रहा है, लेकिन वहां बात रखने के बाद अभी हम लिखित रूप से मांगे थे सूचना के अधिकार पे। 1900 लगभग 52-54 में 24 एकड़ जमीन में लगभग 63 या 64 रुपया ट्रेजरी में जमा कर दिया, मेरा अपना जमीन का, और मात्र 2 नौकरी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।